नमस्कार दोस्तों। अभी अभी 2 दिन पहले आपके संसद द्वारा जो आम चर्चा चल रही है, इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक सुझाव आता है एससी एसटी के संदर्भ में। और इसमें क्या कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या सुझाव है, पहले तो उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर बेसिक जो बातें हैं इसके संदर्भ में वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए तो एससी और एसटी वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति, इसमें क्रीमी लेयर लाने की बात कही गई माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह सरकार को सुझाव दिया गया कि अब वह समय आ गया है जब एससी एसटी में क्रीमी लेयर को क्या किया जाए, लागू किया जाए। और क्रीमी लेयर पहले से आप देखिए तो ओबीसी में लागू है, एक प्रकार से उसी तरह से देखें तो जनरल में भी ईडब्ल्यूएस जो है 10% वो भी लागू है। अब उसी के क्रम में आज एससी एसटी में यह लाने की बात कही गई माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब इसके पीछे का क्या तर्क है, कैसे है, इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए जरा सा, अगर इनकी केवल बात करें हम लोग सुप्रीम कोर्ट की, तो जो भी एससी एसटी वर्ग में शामिल हैं उनके जो यहाँ पे इनको आरक्षण मिला हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं ताकि तार्किक रूप से सब बातें समझ में आएंगी। देखिए तो यहाँ पे यदि हम बात करें आरक्षण की, यदि हम बात करें, ठीक है ना, आरक्षण को लेकर यदि हम बात करें तो आरक्षण में हम लोग क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले आरक्षण को देखिए तो 1935 में भारत सरकार अधिनियम, 1935 में भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया था, तो आरक्षण की बात की गई थी, आरक्षण का प्रावधान किया गया। आरक्षण का प्रावधान किया गया। सबसे पहले क्या था, 1905, ऐसे तो आरक्षण की बात जो है छत्रपति साहू जी महाराज द्वारा महाराष्ट्र के किया गया था, लेकिन अगर हम लोग भारत शासन अधिनियम से अगर देखें इसे तो 1935 भारत सरकार अधिनियम, इसके अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान किया गया। एंड देन इसके बाद जो है बी आर अम्बेडकर द्वारा इनके द्वारा 1942 में 1942 में क्या किया गया, आरक्षण की मांग की गई, किसके लिए, अनुसूचित जातियों के लिए। तो 1942 में अनुसूचित जाति के लिए, जातियों के उत्थान के लिए, है ना, उत्थान कहिए, उन्नति कहिए, एक ही बात है, उत्थान या उन्नति के लिए सरकारी जो सेवाएं हैं, सरकारी सेवा एवं शिक्षा के क्षेत्र में, सरकारी सेवा एवं शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की मांग की गई। क्लियर हो गई बात। तो आप ये समझ लें कि सबसे पहले 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा आरक्षण का प्रावधान किया गया कि माना आरक्षण होना चाहिए। एंड देन 1942 में अंबेडकर जी ने अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए सरकारी सेवा एवं शिक्षा
के क्षेत्र में आरक्षण की उन्होंने मांग की। इसे लेकर इन्होंने एक जो है आपका, देखिए तो अंबेडकर जी ने महासंघ की भी स्थापना की, है ना, इसे लेकर, ठीक है, एक महासंघ की भी स्थापना, दलित वर्ग महासंघ की स्थापना भी की, है ना, अखिल भारतीय, उसका क्या नाम है, अखिल भारतीय दलित अखिल भारतीय दलित वर्ग महासभा, महासंघ। तो बी आर अम्बेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना भी इन्होंने की, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि आरक्षण से संबंधित जो एक चर्चा है, जो जानकारी है, वो सामान्य रूप से प्रथम जानकारी जो यह है कि 1935 में भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया और तब बी आर अम्बेडकर ने इसे लेकर एक अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना भी की और 1942 में ये अनुसूचित जातियों के उत्थान या उन्नति के लिए क्या किए भाई, तो सरकारी सेवा एवं शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की इन्होंने मांग की। क्लियर हो गई बात। अब इसके पश्चात आप देखिए तो संविधान सभा ने क्या किया, तो संविधान सभा ने आरक्षण को किस रूप में लागू किया, तो संविधान सभा ने कहा कि जो सरकारी शिक्षण संस्थान है, सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में क्या किया उन्होंने भाई, तो इन क्षेत्रों में नौकरियों में एससी को आरक्षण दिया कितना परसेंट, 15%, एसटी को दिया गया आपका 7.5%, नौकरियों में आरक्षण दी गई। तो इसके बाद आते हैं हम लोग, देखिए तो संविधान सभा, इसके बाद आते हैं हम लोग, देखिए इधर संविधान सभा की बात करते हैं। अब संविधान सभा ने क्या किया जी, संविधान सभा वही है जो भारत के संविधान को बनाने के लिए इसे गठित किया गया था, जिसमें अंबेडकर जी क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना। तो अब संविधान सभा ने इसके अंतर्गत क्या किया, सरकारी शिक्षण संस्थाएं, है ना, जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं थी, सरकारी एवं सार्वजनिक सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में, ठीक है जी, सरकारी शिक्षण संस्थाएं सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में उन्होंने क्या किया, एससी एवं एसटी को क्षेत्रों में एससी को 15% एवं एसटी को, अनुसूचित जाति को 15% एवं अनुसूचित जनजाति को 7.5% नौकरियों में, किसमें, नौकरियों में जॉब में आरक्षण दिया गया, ठीक है जी। किसमें तो कहता है सरकारी शिक्षण संस्थाएं, सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में आपका अनुसूचित जाति को 15% एवं अनुसूचित जनजाति को 7.5% नौकरियों में आरक्षण दिया गया। किस किस क्षेत्र की नौकरियों में, तो आपको सरकारी शिक्षण संस्थाएं, सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की नौकरियों में आपका अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट को 15%, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% क्या किया गया, आरक्षण दिया गया। यह आरक्षण कितने समय के लिए था, तो इसके लिए समय निर्धारित जो था क्या था भाई, 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए,
10 वर्ष के लिए समय क्या था, निर्धारित था, और इसके पश्चात क्या किया जाना था, तो 10 वर्ष के पश्चात जो है इसका मूल्यांकन करना था। क्या करना था, 10 वर्ष पश्चात क्या, मूल्यांकन। 10 वर्ष के पश्चात मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ, समीक्षा। 10 वर्ष के पश्चात क्या कर, कितने वर्ष के लिए दिया गया था संविधान सभा द्वारा, 10 वर्षों के लिए। सरकारी शिक्षण संस्थाएं, सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में नौकरियों में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को 15% एवं 7.5% आरक्षण दिया गया। तो ये इतनी जानकारी हमें इसके बारे में होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये 10 वर्ष के लिए दिया गया, उसके बाद समीक्षा होते रहती है, और आप देख रहे हैं कि उस समय जो संविधान सभा में आरक्षण की मूल भावना थी वह यह थी कि 10 वर्ष के पश्चात हम इसका समीक्षा करेंगे, इसकी मूल्यांकन किया जाएगा, देखा जाएगा कि अब क्या कमियां रह गई, उसके अनुसार उसमें सुधार करेंगे आरक्षण से संबंधित बातें। लेकिन आज का परिदृश्य यदि आप देखें तो यह राजनीतिक परिदृश्य हो चुका है। आरक्षण एक बीमारी सी हो चुकी है। आरक्षण के नाम पर सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों ही राजनीति केवल करते हैं। उस समय जब आरक्षण को लेकर संविधान सभा में चर्चा हुई थी, इसकी जरूरत महसूस की गई थी, उस समय जो नियत थी वह जो पिछड़े वर्ग हैं उनको मुख्य धारा में लाने क्या नियत था कि वो कैसे आगे आए। लेकिन आज जो नियत है वह एक प्रकार से देखें तो मुझे जहां तक लगता है कि प्रत्येक राजनेता केवल और केवल इन वर्गों को शोषण करने के दृश्य से आरक्षण को आज के समय में लागू किया गया है। हर 10 वर्ष पर उसी को एज इट इज लागू कर दिया जाता है। तो अब वो मूल भावना नहीं रही। नियति जो पहले थी वह नियति, इनका प्रयोजन जो प्रारंभ में था वह आज नहीं रहा। तो ये दो बातें थी। अब हम लोग बात करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद किस में ये दिया गया है। देखिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद देखिए तो जरा, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत खंड 4 और 4A, 4 एंड 4A, खंड 4 एंड 4A देख रहे हैं, खंड 4 और 4A, इसके अंतर्गत क्या किया गया है। तो इसके अंतर्गत आपको इन दोनों के अनुच्छेद 16 और इसके अंतर्गत क्या किया गया है, तो जो भी हमारे पिछड़े वर्ग के नागरिक हैं उनके लिए यहां पे क्या किया गया है। तो देखिए तो पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए इसमें पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए क्या किया गया जी, तो कहा गया कि सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में पदों एवं नियुक्तियों में आरक्षण दिया गया। तो पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए क्या किया गया, सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में, सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में आरक्षण दिया गया ना। डायरेक्ट में लिख देता हूं, शॉर्ट में लिख देते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में पदों एवं नियुक्तियों में, पदों एवं नियुक्तियों में, पदों एवं नियुक्तियों में आरक्षण दिया गया। पदों एवं नियुक्तियों में क्या किया गया, आरक्षण दिया गया। क्लियर हो गई बात। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, देखिए तो ठीक है, हमारे अनुच्छेद 16 खंड 4 और 4A के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में पदों एवं नियुक्तियों में क्या किया, पदों एवं सेवाओं की नियुक्तियों में, पदों एवं सेवा लिख देते हैं एक शब्द यहाँ पे, सेवा,
ठीक है, कर लेते हैं। तो अब आप देखिए तो पदों एवं सेवाओं की नियुक्तियों में क्या किया, आरक्षण दिया गया। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड बातें थी। अब ये हम लोग अगर देखें तो एक चीज और देख लेते हैं कि हमारे संविधान में कुल आरक्षण है कितना। तो अगर कुल आरक्षण की बात करें तो देखिए तो कुल आरक्षण टोटल जो है वह एससी को 15% दिया गया है, एसटी को 7.5% एवं ओबीसी को 27%। तो टोटल जो हमारे संविधान में आरक्षण है वह देखिए 15%, 7.5% एवं 27%। तो यह टोटल लेके कितना हो गया, 49.5%। तो कुल आरक्षण जो हमारे संविधान में है वह कितना है, देखिए तो टोटल रिजर्वेशन इक्वल टू 49.5%, और इसके बाद जो है वह 50.5% जो है वह सभी के लिए ओपन है। स्पष्ट है? ठीक है, तो ये सभी जानकारी जो है ठीक, ये सभी सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। अब जो सुप्रीम कोर्ट का सुझाव आया है उस पर अब हम लोग इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, आइए तो सुझाव के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव है वह कितना सार्थक है और क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट का सुझाव देखिए जरा, सुप्रीम कोर्ट का सुझाव किसके लिए, एससी एंड एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर को लागू करने की बात कही गई। क्लियर हो गई बात। आप यदि देखें निरपेक्ष भाव से, है ना, तो ये जो अभी हम लोग डिस्कस किए, यहां पे देखिए हमने लिखा है कि अनुच्छेद 16 और इतना इतना के अंतर्गत, है ना, पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए यह दिया गया था, और इसमें कहा गया था पदों एवं सेवाओं में नियुक्ति में आरक्षण। यह जो बात कही गई थी, यह आप देखिए तो कहीं पे भी आर्थिक बात नहीं है। क्या कहा गया है, सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में पदों एवं सेवाओं में नियुक्ति में आरक्षण कहा गया है, मतलब आर्थिक आधार की बात नहीं कही गई है। ठीक है ना, धन से रिलेटेड बात नहीं कही है कि अगर कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा है, तो ऐसा नहीं कहा गया है। तो यह जो जानकारी है उसके बारे में क्या कहा गया है, तो यह इनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए अनुच्छेद इसके अंतर्गत दिया गया। मैं यहाँ चर्चा कर देता हूं। ठीक है, तो अनुच्छेद 16 के खंड 4 एंड 4A, है ना, इसमें क्या कहा गया, तो कहा गया कि पिछड़े वर्ग के नागरिकों का प्रतिनिधित्व, जिन भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों का राज्य सेवाओं में प्रतिनिधित्व कम था, जितना होना चाहिए उतना नहीं था, उनके लिए यह अनुच्छेद कहता है कि अनुच्छेद 16 का आपका खंड 4 एंड 4A, है ना, इसमें पिछड़े वर्ग के नागरिकों का प्रतिनिधित्व, ठीक है, को बढ़ाने के लिए आरक्षण दिया गया, है ना, आरक्षण दिया गया। ठीक, पिछले वर्ग के नागरिकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए आरक्षण दिया गया, जिससे कि वो क्या हो भाई, मुख्य धारा में शामिल हो सके। तो उद्देश्य क्या था, मुख्य धारा में शामिल या भागीदारी। ठीक है ना, समाज की मुख्य धारा में भी क्या कर सके भाई, शामिल हो सके, है ना। तो राज्य सेवाओं में
जिन पिछड़े वर्ग के नागरिकों का प्रतिनिधित्व कम था, ठीक है ना, उसको बढ़ाने के लिए आरक्षण की बात की गई। अब यहाँ पे जो सुझाव है SC ST, अब देखिए तो ठीक है कि प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात की गई, इसके लिए आरक्षण दिया गया, लेकिन आरक्षण के मूल में, केंद्र में क्या है? निश्चित रूप से आर्थिक समृद्धि है। आर्थिक समृद्धि, जब आर्थिक समृद्धि होगी तो व्यक्ति अपने आप अपना विकास और ऊपर करते जाता है, और तमाम जो ये जातीय समीकरण है वो धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं। आप चाहे कितना भी बेहतर हो, आप यदि किसी योग्य के पास बैठना चाहते हैं तो आपको उसके अनुरूप योग्य होना पड़ेगा। यदि उससे आप कम योग्य हैं तो वह भी आपको अपने पास नहीं बैठाएगा। और जहां तक SC ST OBC दलित पिछड़ों के बीच एक ये मानसिकता है कि सवर्ण द्वारा, विशेषकर ब्राह्मण द्वारा, उनके द्वारा इनको लेकर काफी जातीय भेदभाव रखा गया, छुआछूत अस्पृश्यता रखा गया, तो आप इस बात को भी जानें कि जो सवर्ण वर्ग है, सवर्ण वर्ग में मान लीजिए आप दो की बात करें, ब्राह्मण की यदि बात करते हैं और इधर राजपूत की बात करते हैं हम लोग, तो आपको लगता है कि इनके द्वारा आप लोग को बहुत सताया गया, ठीक है ना, इनको छुआछूत दूर रखा गया, ये सब बातें। एक विशेष बात ये जाने कि यह जो छुआछूत, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, है ना, ये सब जो बातें हैं ना, यह सभी जगह है, यह हर समाज में, हर जात में है। ब्राह्मणों में भी यह है। ब्राह्मण में भी जो ज्यादा समृद्ध ब्राह्मण है और जो पिछड़े ब्राह्मण हैं, ये इनको भाव नहीं देते हैं जी, नहीं पूछते हैं। यहां भी छुआछूत अस्पृश्यता है। यही कंडीशन राजपूत में भी है। जो ज्यादा समृद्ध और उच्च राजपूत हैं वो निम्न वालों को नहीं पूछते हैं, उनके बीच शादियां भी नहीं होती हैं। तो यह जो छुआछूत और अस्पृश्यता की जो बात है वह प्राकृतिक रूप से है। आप एक घर में देख लीजिए, अगर 4 भाई हैं, 2 ज्यादा समृद्ध हैं और 2 अगर कम समृद्ध हैं, अर्थात अगर एक के पास संपत्ति ज्यादा है, उसके पास रोजगार बेहतर है, दूसरे के पास रोजगार नहीं है, तो उनके बीच भी दूरियां हैं। वो भी इसी प्रकार से छुआछूत अस्पृश्यता की है। आप उन्हें देखें तो बात नहीं होती है उनके बीच में, वर्षों तो लोग कोई किसी से बात नहीं करता है। तो मेरा संदर्भ सिर्फ इतना है कि ये सब बातें जो आप केवल SC ST OBC, पिछड़े वर्ग, दलित, इनके लिए जो आप सोचते हैं, वास्तविकता ऐसी नहीं है। वास्तविकता ये है कि जो भी कमजोर है, पिछड़ा है, उसके साथ जो उससे आगे होगा, उच्च होगा, वह इस प्रकार की भावना रखेगा ही। आप भी जैसे ही आगे बढ़ जाएंगे, आप भी दूसरे के साथ यही भावना रखेंगे। तो जब आप भी आगे बढ़ने के साथ ही इसी तरह की भावना रखते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि आप पहले जो सोच रहे थे कि आपके साथ भेदभाव हो रहा था, अब वो भेदभाव आप नहीं कर रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं। तो इसे मानकर चलना होगा कि यह प्राकृतिक है। 2 व्यक्ति हैं, 2 अलग अलग बॉडी हैं, तो दोनों समान नहीं हो सकते हैं। एक उसमें जरूर अधिक होगा, ऊंचा होगा, तो दूसरा नीचे होगा। ऊंचा वाला हमेशा नीचे वाले को उसी भाव में देखेगा। आप उसे नहीं बदल, आपको यदि बदलना है तो आप उससे ऊंचे हो जाइए। ऊंचे होने के लिए आपको यहाँ पे आरक्षण को लेकर केवल चलेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। आप देख लीजिए 75 साल हो गए, आरक्षण से कितना विकास हुआ SC ST OBC दलित पिछड़ों का? मेरे समझ से नामात्र का। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आप भी इस प्रकार से आगे बढ़ के आए, तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक है ना? क्या क्या? तो आपको शिक्षा, सबसे जरूरी है शिक्षा। आरक्षण को पकड़कर चलेंगे केवल कि आरक्षण के भरोसे आप किसी को बीट करें, पीछे छोड़ें, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको आरक्षण जो मिला है उसे आप समझिए कि वह एक सहयोग की राशि है, सहयोग है आपका। आपको क्या करना है? आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको शिक्षा रखनी ही पड़ेगी।
शिक्षित होना ही पड़ेगा। अब आप शिक्षित नहीं हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि आरक्षण से हम आगे बढ़ जाएंगे, तो ये संभव ही नहीं है कभी भी। आप पढ़ेंगे तभी हर क्षेत्र के, हर सरकारी सेवाओं के क्षेत्र में आप भी शामिल होंगे, आपकी भागीदारी होगी, और जब शिक्षा होगी तभी आपकी भागीदारी होगी। सभी सेवाओं में, सभी सेवाओं का मतलब सभी क्षेत्रों में, सभी सेवाओं, सभी क्षेत्रों में आपकी भागीदारी तभी होगी जब आप शिक्षित होंगे। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप मान के चलिए आरक्षण का उम्र शताब्दी चलता रहे, कोई इसका लाभ आपको वास्तव में नहीं मिलेगा। आप और पिछड़ते ही जाएंगे, आप और पिछड़ेंगे। आप चाहते हैं कि यदि आप आगे निकलें तो आपको शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। आप शिक्षित हो, एक एक अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, तब जाके वह हर क्षेत्र में, सरकार के हर क्षेत्र में, वो चाहे सार्वजनिक सेक्टर हो या आपके प्राइवेट सेक्टर हो, किसी में भी, निजी सेक्टर हो या आपके सार्वजनिक सेक्टर हो, दोनों क्षेत्रों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। और जब आपकी भागीदारी बढ़ेगी, चाहे वो सार्वजनिक या निजी क्षेत्र हो, किसी में भी जब भागीदारी बढ़ेगी तो आपकी स्थिति स्वतः ऊपर उठ के आएगी, आप खुद ऊंचे हो जाएंगे, और इन स्थितियों में आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ऊंचा हो गया तो ये नीचा हो गया, ये सोचना ही गलत है। आप अपने से सोचिए कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। मान लीजिए कि ये ए की बात हम करें, SC, ST, OBC, दलित, पिछड़े, जो भी आप कहें। अब अगर ये इस लेवल तक पहुंचते हैं यहाँ तक, तो ऐसा थोड़ी है कि बी जो है इनका इंतजार करेगा कि आप आ जाओ हम यहीं रहे, बी और वो आगे चला जाएगा। लेकिन अगर बी यहाँ चला गया तो आप अब यहाँ नहीं हैं, अब आप यहाँ पे हैं, और यहाँ पे हैं तो यहाँ की स्थिति में और यहाँ की स्थिति में बहुत अंतर है। अब आप उस स्थिति में जैसा ये पहले थे तो आप बेहतर हुए, तो आपको ये सोचना है कि हम अपने स्थिति को बेहतर बनाएं। जब आप बेहतर बनाएंगे, आपकी भागीदारी सभी क्षेत्रों में बढ़ेगी, आप स्वतः आगे ऊंचे हो जाएंगे, आगे बढ़कर आप आएंगे। तो ये जरूरत है, न कि आप इस बात को लेकर। अब आप देखिए, मैं जहां तक देख रहा हूं कि आरक्षण को लेकर पूरा शोर शराबा हंगामा देश में चला हुआ है। उसमें यही कहा जा रहा है कि आरक्षण का आधार जो है आर्थिक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वह कहना ही गलत है। ठीक है, आर्थिक आधार नहीं है, लेकिन मैं कहा ना यहाँ पे कि किसी न किसी तरह से जो आरक्षण के केंद्र में क्या है, आर्थिक समृद्धि है। जब आर्थिक समृद्धि होगी तभी आप अन्य चीजों से ऊंचे होंगे, आप उभर कर ऊपर आएंगे, उठकर ऊपर आएंगे। तो उस दृष्टि से आप देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है वास्तव में सराहनीय है। कैसे है ये देखिए। एक तो आपको नैरेटिव ये फैलाया जा रहा है कि आरक्षण खत्म हो रहा है। आरक्षण खत्म होने की कहीं बात ही नहीं है। जितना आरक्षण आपको यहाँ पे अभी भी एज इट इज यही है। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव क्या है, इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव है, इनके द्वारा कहा गया कि जो SC और ST, इनको जो आरक्षण प्राप्त है, जो दिया गया है, कितना दिया गया है, इसे 15% और इसे 7.5%। तो सुप्रीम कोर्ट का सुझाव सिर्फ ये है कि इन वर्गों में जो भी शामिल हैं, उनमें जिस SC या ST वर्ग को इसका लाभ, इस आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त हुआ है और जिसको इस आरक्षण का लाभ प्राप्त हो गया है, इन दोनों बातों में कहा गया है कि जिन्हें भी इस 15% और 7.5% आरक्षण का लाभ प्राप्त हो गया है, इस वर्ग के जिस भी व्यक्ति को, अब उन्हें आरक्षण, ठीक है ना, का लाभ नहीं प्राप्त होना चाहिए। और जो इस वर्ग में शामिल है जिन्हें इसका लाभ नहीं प्राप्त हुआ है, अब उनके इस आरक्षण का लाभ प्राप्त हो। तो कहीं ये नहीं कहा गया है कि 15% से कम किया जा रहा है, 15% को खत्म किया जा रहा है, या यहाँ 7.5% को कम किया जा रहा है, खत्म। ये उतना ही आरक्षण आपका है एज इट इज। लेकिन अब क्या कहा गया कि मान लीजिए कि ST में 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति में से मान लीजिए 6 व्यक्ति को इस आरक्षण का लाभ मिल चुका है
और अभी भी चूंकि ये आगे आ गए हैं तो ये लगातार इसका लाभ ले रहे हैं, और शेष जो 4 बच गए इनको लाभ नहीं मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का सुझाव ये है कि जिन्हें आरक्षण का लाभ, ये 6 व्यक्ति को जिन्हें मिल गया, अब इन्हें आरक्षण का लाभ न दिया जाए। अब इस आरक्षण का लाभ किसे दे दिया जाएगा? इन 4 व्यक्तियों को। इससे सभी के सभी एससी वर्ग को इसका लाभ मिल जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि जो इसका लाभ लेकर आईएएस आईपीएस बने हुए हैं उन्हीं के घर में लगातार बन रहे हैं, और शेष जो हैं वो अभी भी पिछड़े हुए हैं। तो यह जो सुझाव है वह इस प्रकार से है कि जो इस वर्ग में इस आरक्षण का लाभ नहीं ले पाए हैं उन्हें अब इसका लाभ दिया जाए, जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल चुका है उन्हें अब न दिया जाए, अब इनको दिया जाए। यही हाल यहाँ पे है ना, कि कहता है कि यह एससी एसटी में जो शामिल हैं उनको ये लाभ दिया जाए, जो जिन्हें मिल गया उन्हें लाभ न दिया जाए। आरक्षण के प्रतिशत में कोई कमी नहीं किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देखें तो सभी को लाभ प्राप्त होगा, और इस प्रकार से आपकी स्थिति में भी, आपके प्रतिनिधित्व में भी क्या होगा, आप आगे बढ़ेंगे, सभी को प्रतिनिधित्व समाज के हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में प्राप्त होगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है मेरे दृष्टि में तो बेहतर है। मेरे दृष्टि में सुप्रीम कोर्ट का सुझाव स्वागत योग्य है, ठीक है ना। तो ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि आरक्षण खत्म हो रहा है, एससी एसटी को खत्म किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आरक्षण था वहीं अभी है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का सुझाव यह है कि जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल चुका है, जैसे 6 व्यक्तियों को मिल चुका है, तब इन्हें न मिले, अब जो शेष रह गए उन्हें मिले। इस प्रकार से क्या होगा, सभी को इसका आरक्षण का लाभ मिलेगा। अदरवाइज आप 75 साल में देखें, यदि इस प्रकार से आरक्षण का लाभ दिया गया होता तो अब तक सभी को करीब करीब मिल गया होता, और आपका प्रतिनिधित्व समाज के हर क्षेत्र में, मुख्य धारा में आप अब तक सभी शामिल हो चुके होते। लेकिन एक ही वर्ग को जो उसमें आगे बढ़ चुके हैं उन्हीं को उसका लाभ मिल रहा है। तो अब ये नहीं चाहेंगे कभी भी कि इनका आरक्षण जो प्राप्त हो रहा है वो खत्म हो जाए और इनको मिलने लगे। तो आप देखिए एक ही वर्ग में पिछड़ापन हो गया ना। आप ही के साथ जो बैठे हैं, जिन्हें मिल गया है, वो नहीं चाह रहे कि आपको दिया जाए, हम उसी तरह से आगे बढ़े। जैसा मैं पूर्व में कहा कि सभी में, सभी जगह छुआछूत अस्पृश्यता की बात है। तो ये प्राकृतिक है, आप आगे बढ़ेंगे, पीछे वाले को आप भी वैसे ही करेंगे। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको विशेष तौर पे क्या करना है, तो शिक्षा पर ध्यान देना है। अगर आप शिक्षित होंगे तो आपकी भागीदारी स्वयं बढ़ेगी। ठीक है, उम्मीद है आपको इन सब बातों को समझने में आसानी हुई होगी। ओके, थैंक यू।